गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवम इंटर रोजगार चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला के क्रम में हम लोगों ने प्राणत के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण कल पढ़ा हुआ था। आज हम घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था जैसे घोष जो होता है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं कंपन। कंपन क्या होता है? वर्णों को उच्चारित करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में हल्का सा कंपन होता है तो उसके आधार पर भी व्यंजनों का विभाजन किया गया है, जिसे आप सघोष या अघोष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण आज हम लोग पढ़ेंगे भाई। चलिए देखते हैं भाई। पहले हम हेडिंग डालते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है भाई? दो आधार पे। कौन कौन से? पहला होता है घोष। घोष को हम क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा होता है अघोष। ठीक, सघोष का मतलब क्या होता है? सघोष का मतलब होता है कंपन के साथ। अघोष का मतलब क्या होता है? बिना कंपन के। सघोष का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। तथा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम सघोष देख लेते हैं भाई। सघोष क्या होता है? सघोष वर्ण में देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, कौन कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके साथ क्या मिलेगा? आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमने बताया था आपको, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन का प्लस इसमें हा जुड़ जाएगा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन का हा और आपका अनुस्वार प्लस विसर्ग। ठीक है, इनको मिला करके क्या होंगे? हाँ, एक चीज और, प्लस सभी स्वर। ठीक है भाई। अगर पूछा जाएगा कि सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले अगर वर्ग की दृष्टि से देखेंगे तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, प्लस अंतस्थ व्यंजन यारा लावा। ऊष्म व्यंजन का आप हा ले लेंगे। अंग और अहा तथा सभी स्वर ये किसमें आएंगे? ये सभी सघोष में आएंगे। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बन जाएगा कुल सघोष वर्णों की संख्या कितनी है? देख लेते हैं भाई। हमने आपको बताया प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग से 3 वर्ण। तो टोटल कितना हो गया? 3 × 5 अगर कर देंगे तो हमारे पास कितने वर्ण आ गए? 15 वर्ण हो गए। उसके बाद इसमें क्या? अंतस्थ प्लस 4 अंतस्थ वर्ण हो गए। ये आपके अंतस्थ हो गए। ठीक, अंतस्थ के बाद हा जोड़ दिया गया प्लस 1। ठीक है, अंग और अहा, अनुस्वार और विसर्ग,
2। उसके बाद सभी स्वरों की संख्या कितनी है? 11। जोड़ लेते हैं, 5 4 9 10, दोबारा 13 के 3। ठीक है भाई, 13 के 3, 1 2 1 3, यानी कि सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है भाई? 33। लिख लेते हैं इसको साइड में। कैसे हैं, हमने आपको ये फाइन कर दिया है, देख लें भाई। इधर लिख लेते हैं, सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ये है आपकी 33। कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन के साथ आपका हा हो गया, हा के साथ अंग और आहा प्लस आपका सभी स्वर, ये मिला के आपका क्या बनाते हैं? सघोष वर्ण बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब सघोष के बाद क्या आएगा भाई? सघोष के बाद आपका आ जाएगा अघोष वर्ण। उनको भी एक देख लेते हैं। अघोष वर्ण क्या होते हैं भाई? अघोष का मतलब अभी हमने आपको बताया था क्या? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन ना हो। हमने अभी आपको बताया था तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का क्या कहलाता है? सघोष। अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हम निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा कौन सा? पहला और दूसरा, यही तो बचेगा भाई। ठीक है, अघोष में क्या? पहला दूसरा, एक मिनट, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। अब देखिए ऊष्म व्यंजन में प्लस सा, सा और सा, ये ले लिया ना, सा सा प्लस सा। हा हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? हा आपको याद होगा, हमने सघोष में ट्रांसफर कर दिया गया था ना। ठीक है, अब ये आपने देख लिया, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस 3 प्रकार के सा, ये किसमें आ जाएंगे? किसमें आएंगे भाई? हाँ, ये किसमें आएंगे? अघोष में। मल्टीप्लाई करा लेंगे पहला दूसरा, यानी कि 5 वर्ग, 5 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 10 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो गया। 3 प्रकार के सा प्लस 3, ठीक, कितने हो गए? 13। ठीक, तो पूछा जाता है अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो लिख लेते हैं भाई, अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है भाई? 13। ठीक, सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 33। अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 13। सघोष वर्ण में कौन कौन से शामिल है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ऊष्म व्यंजन का हा प्लस अनुस्वार और विसर्ग और सभी स्वर, ये किसमें शामिल है? सघोष वर्ण में है। सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 33। ठीक है, अघोष की बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन नहीं होता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। तीसरा चौथा पांचवा हमने उधर निकाल दिया, हमारे पास बचा क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और सा शा शा, इन तीनों को शामिल कर लेंगे, हमारा बन जाएगा अघोष वर्ण। अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे पास कितनी है भाई? 13 है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे कुछ चीजें हैं, देख लेते हैं भाई। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, देख लेते हैं भाई, छोटी सी चीज है लेकिन हाँ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम पर्पस में अब थोड़ा मॉडर्न क्वेश्चन बनाने लगा है। पढ़ते हैं वर्णमाला सब लोग हैं, वर्णमाला पढ़ते आप कक्षा 1 से वर्णमाला पढ़ना शुरू किए हैं, हाई स्कूल इंटर में भी आप वर्णमाला ही पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वर्णमाला से क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग वर्णमाला क्या ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या शब्दों के अभाव के कारण गलत हो जाते हैं। जैसे कोई होता है, जैसे हमने प्राणत्व दे दिया, प्राणत्व के बाद हमने उसी में दे दिया वायु के आधार पर या हवा के आधार पर,
तो उसमें अर्थ में भी गलत होता है। अब जैसे किसी को मान लो जैसे सघोष पता है, एग्जाम में उसने किताब में सघोष पढ़ा है, अब सघोष को ही क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। अब पूछ लिया जाए घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है, अब हमने पढ़ा है सघोष, घोष हमको नहीं पता, क्वेश्चन गलत हो गया। आता आता क्वेश्चन इस प्रकार गलत हो जाते हैं। तो प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है तथा उनके अन्य नाम जो होते हैं वो भी आपको हम परिचित करा देते हैं उनसे। चलिए देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न, एक मिनट सॉरी भाई, सही, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है भाई। तो प्रयत्न के आधार पर सबसे पहले क्वेश्चन यह बनता है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया जा सकता है। 8 प्रकार आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कौन कौन से हैं अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो 8 प्रकार अभी हम आपको दिखाते हैं, आप देखते ही पता करें हाँ ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पहले होते हैं, पहला तो होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई, स्पर्श व्यंजन हमने बताया था संख्या कितनी है भाई, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। 25 का है स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु मुखांगों से किसी न किसी प्रकार छूती हुई निकलती है, स्पर्श करते हुए। ठीक, क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। 5 वर्ग, 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, उनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 25। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो इनकी संख्या कौन सी कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, 4, छा, जा और झा, इया को शामिल नहीं करेंगे। अगर पूछा जाए स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है, 4, छ, ज, झ, इया को शामिल नहीं किया, इया पंचमाक्षर होता है उसको शामिल नहीं, यह है स्पर्श संघर्षी। ठीक है भाई। उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो आएगा आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी है भाई, 4 है। कौन कौन से हैं आपको हम बता चुके हैं, या, रा, ला और वा, ये क्या है हमारे भाई, अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा 4 है। अब इसके बाद दूसरा बनता है अर्धस्वर, अर्धस्वर काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्धस्वर मतलब आधा स्वर और आधा व्यंजन। ठीक है, तो इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, अर्धस्वरों की संख्या कितनी है, 2। कौन कौन से हैं, या है और वा। ठीक, या वा, या वा अर्धस्वर क्या होते हैं, इनका उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में हवा निकलती है, कुछ मात्रा छूते हैं कुछ नहीं छूते हैं। ठीक है, मुखांगों से, तो इन्हें क्या रख दिया, अर्धस्वर की श्रेणी में रख दिया जाता है। आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा लुंठित वर्ण, जिसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लुंठित वर्ण क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जबान लुढ़क जाती है, यानी कि ऊपर की ओर कुछ मुड़ जाती है। अब जैसे बोलिए रा, रा है, जैसे आप बोलेंगे देखिए जबान थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। तो लुंठित वर्णों की संख्या कितनी है भाई, 1 है। कौन से है, रा। ठीक है, लुंठित वर्ण के बाद आता है आपका कौन सा, पार्श्विक व्यंजन। ये भी हमने आपको बताया था उस दिन भाई। पार्श्विक संख्या कितनी है, इसकी भी संख्या कितनी है भाई, 1। कौन है, ला। पार्श्विक क्या, जिन वर्ण का उच्चारण करते समय जबान के दोनों तरफ से आपकी हवा निकले, मुड़ के दोनों तरफ से हवा निकले, बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। कितनी है, 1 है, और उच्चारण में कौन सा है, ला। ठीक है, ये भी हो गया आपका। आगे देख लेते हैं भाई, अभी एक बार और कंफर्म कर देंगे, परेशान मत होइए, आगे देख लेते हैं। ठीक,
आगे इसी क्रम में अगर पढ़ते चलेंगे तो भाई ऊष्म व्यंजन आएगा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को और क्या कहते हैं भाई, ईषत् वर्ण, ईषत् हो गया, ठीक है। स्पृष्ट कहते हैं, स्पृष्ट वर्ण, ये इसके नाम है। अगर ऊष्म व्यंजन आपको नहीं मिला, ईषत् मिल गया या स्पृष्ट मिल गया, ये भी आपके क्या है, ऊष्म व्यंजन ही है, ठीक है। तो देख के कंफ्यूज मत होना। संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, शा, ख, स, ह, शाखा, शाह, ये आपके क्या है, ऊष्म वर्ण है। प्रयत्न के आधार पे ये भी एक भाग है, ठीक। इसके बाद कौन सा आता है आपका, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट आपको हमने बताया था ना उस दिन, उत्क्षिप्त, उच्छिष्ट हो गया। उच्छिष्ट तो क्या आपका दूसरा नाम क्या है भाई, ताड़न जात वर्ण, ताड़न जात। उसके बाद क्या कहते हैं, विकसित वर्ण, विकसित वर्ण। विकसित वर्ण के बाद इसका अन्य नाम है क्या है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण का मतलब क्या होता है भाई, द्विगुण का मतलब होता है जहां पे 2 गुणों का समावेश हो, लिख लेते हैं, द्विगुण व्यंजन, ठीक। अब मान लीजिए कि आपने पढ़ा हुआ है, उच्छिष्ट व्यंजन सब लोग पढ़े हैं कि डा और ढा होता है। अब मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया ताड़न जात वर्ण कौन से हैं। अब ताड़न जात नाम सुनते ही आपके समझो पसीने छूट गए, पढ़ा नहीं। अब घर पे आया, आपने घर पे आए या कोई भी एग्जाम के बाहर बंदा मिल गया, अरे ताड़न जात नहीं पढ़े, उच्छिष्ट व्यंजन को ताड़न जात कहते हैं, आता आता क्वेश्चन डूब गया। तो नाम जरूर, अन्य नाम पे जरूर फोकस कीजिए। जैसे उच्छिष्ट को ही क्या कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं, विकसित वर्ण कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। द्विगुण किसका, पहले देख लेते हैं संख्या में कितनी है, 2। कौन कौन से हैं, पहला तो है डा और दूसरा है डा, ढा, डा, ऐसे कर लिए, चाहे आगे पीछे हो गया, सॉरी देख लेना, ठीक है। ये हो गया। अब इनका आपको द्विगुण हम दिखाते हैं है किस प्रकार भाई, चलिए देखते हैं भाई द्विगुण इनके किस प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ढाल, एक गुण तो ये हो गया, नीचे बिंदु नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिख दिया आपने डमरू, डमरू में भी देखिए डा के नीचे बिंदु नहीं लगा है ना, एक गुण तो ये होता है बिना बिंदु वाला, ठीक है। अब दूसरा गुण जैसे मान लीजिए दूसरे में जैसे हमने लिखा सड़क, सही लिखा है, गलत लिखा हुआ है, वर्तनी के देश से आपकी सड़क गलत है, सड़क के नीचे यहाँ पे बिंदु मिलेगा, मिलता है ना भाई। तो ये इसका एक गुण क्या हो गया, देखिए दूसरा गुण हो गया। अब इसमें एक और देख लेते हैं भाई, जैसे क्या हो गया, जैसे हमने पढ़ाई, सही लिखा हुआ है, गलत है क्योंकि इसके नीचे बिंदु नहीं लगाया। अब सही है पढ़ाई। तो 2 गुण देखिए, पहले ढाल में हमने बिंदु नहीं लगाया, उसके बाद डमरू में भी बिंदु नहीं लगाया, लेकिन सड़क में बिना बिंदु के अधूरा है, वर्ण एक ही है लेकिन बिंदु लगाने से उसके दूसरे गुण का पता चल रहा है। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके जो विषय में संबंधित प्रश्न बनेंगे, कल एक सेशन लेके आपके परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न वर्णमाला से जितने भी बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, सारे तो आपको हमने सिलेबस पढ़ा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेंगे, लेकिन जितने भी प्रश्न एक्स्ट्रा बन सकते हैं वो आपको हम कल दे देंगे, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जानकारी जितने लोगों तक फैलेगी उतना हमारे लिए अच्छा है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल।